नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन ध्यान से सुन ले, लद्दाख से उसके पास एक ही रास्ता है और वो है वापस चीन की तरफ जाता हुआ रास्ता। क्योंकि भारतीय सेना लगातार अपनी जगह डटी हुई है, आंख से आंख मिलाकर एक पल को भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत ने अपनी तरफ से आधिकारिक तौर पर भी यह कह दिया है कि मामले का निपटारा होना चाहिए, लेकिन भारत उसके लिए झुकेगा नहीं। ये सारी जो गतिविधियां हुई हैं, उन सब के बीच चीन के एम्बेसडर ने एक तरह से नरमी के संकेत जरूर दिए, लेकिन यह भी समझिए कि ये चीन की पैंतरेबाजी ही है, उससे अधिक कुछ नहीं। ये 2020 का भारत है, इसे आंख ना दिखाए चीन। चोरी चोरी नियंत्रण रेखा को पार कर लद्दाख में घुस आया घुसपैठिया चीन। ध्यान से सुन ले, युद्ध की गिदड़ भभकी उसे भारी पड़ेगी। सेना तैयार है, वायुसेना ने भी कमर कस लिया है। आर्टिलरी रवाना कर दी गई है। हजारों की तादाद में जवान चीन को खदेड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर बीजिंग से शी जिनपिंग अपनी सेना को तैयार रहने का फरमान सुना रहे हैं, तो हिंदुस्तान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। भारतीय सेना को खुली छूट है, लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब दे। चीन के साथ धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। जोश, जज्बे और देशभक्ति के मामले में भारतीय सेना का पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं। अपनी मातृभूमि पर आए हर खतरे का मुकाबला इन सैनिकों ने जी जान से किया है। इस बार लद्दाख में जिस तरह चीन नियंत्रण रेखा पर आकर बैठा है, उसके पैर उखाड़ने के लिए भारतीय सेना का काफिला चल पड़ा है। हजारों की तादाद में सैनिक विमानों और हेलीकॉप्टर से चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए पहुंच रहे हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तस्दीक करती है कि सेना भी आर पार के मूड में है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है, जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं। दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे, जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन को अपनी लंबी चौड़ी फौज का गुमान है। ये गुमान जल्दी ही चूर चूर हो जाएगा। उसका सामना लद्दाख की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले लद्दाख स्कॉट से होने वाला है। वहीं दिल्ली में सेना के आला कमांडरों की बैठक चल रही है। जनरल नरवणे की अध्यक्षता में चल रही बैठक में भी चीन को करारा जवाब देने की रणनीति बन रही है। ये 2020 का हिंदुस्तान है और चीन हमेशा चाहता है कि 1962 की ही बात हो। दरअसल अगर कोई भी देश सिर्फ अतीत में रहना चाहता है, उसका मतलब है कि या तो वो वर्तमान में कमजोर है या फिर वर्तमान में अपने सामने वाले देश की ताकत नहीं देखना चाहता। इस बीच चीन का नया पैंतरा सामने आया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वीटोंग ने कहा है, दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के संबंध मजबूत होने चाहिए। And we should correctly view our differences and never let the differences shadow the overall situation of bilateral cooperation. And at the same time, we should gradually seek understanding through communication and constantly solve differences. पहले घुसपैठ और फिर पैंतरेबाजी, ये चीन की पुरानी फितरत है। भारत का रुख साफ है,
कि चीन को पीछे हटना होगा, नियंत्रण रेखा से वापस उस इलाके में जाना होगा जहां वो पहले था। भारत 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। ये ऐसा है कि जब हमने ये 2 प्रोटोकॉल बनाए, एक 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और एक 1996 में, उसमें बोला गया है कि गोली नहीं चलनी चाहिए। जो समस्या है उसका डिप्लोमेटिकली और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ये लिखा हुआ है उस प्रोटोकॉल के अंदर। तो पहली बात तो चाइनीज को ये समझाना चाहिए कि वही ये है, नहीं समझे तो फिजिकली उनको हटाओ वहां से। हाँ बिल्कुल। भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका बिन बुलाए विवाद में कूद पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर तनातनी को कम करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। हमने भारत और चीन दोनों को बताया है कि अमेरिका उनके गंभीर सीमा विवाद में मध्यस्थता के लिए तैयार है। शुक्रिया। इस मामले में भारत की विदेश नीति साफ रही है। वो पड़ोसी देशों से अपने मामले द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाता रहा है। उसे तीसरे देश की मध्यस्थता कबूल नहीं है। भारत पहले भी चीन से अपने दम पर निपट चुका है और अब भी निपटने का पूरा दमखम रखता है। अगर चीन चुपचाप पीछे हटता है तो ठीक, वरना लद्दाख में हिमाकत की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लद्दाख में अशरफ वानी के साथ दिल्ली में श्वेता सिंह और गौरव सावंत, आज तक। चीन की नीति विस्तारवादी रही है हमेशा से। 1962 के युद्ध से पहले 57 के करीब हमने देखा था कि किस तरीके से उसने सीमा पर कोशिश की थी कि सड़कों का जाल बिछा सके, और 62 हुआ। उसके बाद भी चीन लगातार इसमें जुटा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, लेकिन भारत की तरफ से जैसे ही कोई कोशिश होती थी, चीन कह देता था कि आप हमारे इलाके में अतिक्रमण कर रहे हैं, भारत पीछे हट जाता था। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। भारत ने सीमा से लगती हुई सड़कों को निर्मित करने की जो जुगत थी, जो पूरी कोशिश थी, वो जारी रखी, और ये चीन को बहुत परेशान कर रहा है। इस मामले में भी अभी जो गतिरोध है, उसके पीछे भी दरअसल भारत की तरफ से हो रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। दो 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद पड़ोसी देशों के साथ जहां संबंध बेहतर बनाने की शुरुआत हुई, वहीं हिमाकत करने वालों को करारा जवाब भी मिला। डोकलाम में 2.5 महीने की तनातनी के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसी रणनीति के तहत इस बार लद्दाख में भारतीय सेना चीन को जवाब देने की तैयारी में है। लद्दाख में चीन के साथ भारत के भिड़ंत की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि चीन को बॉर्डर के इलाकों में भारत का सड़क बनाना नागवार गुजरा है। पिछले 5-6-7 साल से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। चाइना यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है 25 साल से, 30 साल से। तकरीबन 4000 किलोमीटर की उसने हाईवे बना रखी है। कितने ही उसके हेलीपैड्स हैं, लॉजिस्टिक डंप्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, रेल एंड ट्रैक्स बन रहे हैं तिब्बत से। नेपाल के अंदर भी उसका रेल ट्रैक्स बन रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया, हमारा काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन पिछले 6-7 साल में हमने भी कुछ इसमें तरक्की की है। भारत और चीन के बीच लद्दाख से अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है, जिसे लेकर कई इलाकों में विवाद है। भारत धीरे धीरे इन इलाकों में सड़क और पुल जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है। सैन्य बल और बुनियादी ढांचे के मामले में चीन और भारत के बीच फासला मिटता जा रहा है। इसी बात से चीन बौखलाया हुआ है। ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है, और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं, और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेंगे। लद्दाख में जहां ताजा तनातनी हुई है, वहां पिछले ही साल भारत ने 255 किलोमीटर लंबी दुर्बक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड को पूरा किया है।
इस सड़क से दूसरे इलाकों को जोड़ने के लिए वो गलवा नाला जैसे इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है। इस निर्माण से ही चीन भड़क गया। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में चीन के साथ लगने वाली पूरी सीमा पर सड़क, पुल और हवाई पट्टी, यहां तक कि रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। भारत चीन सीमा के नजदीक ये वो इलाका है जो है बहुत ही कठिन, क्योंकि यहाँ से आप 15, 16, 17, 18 हजार फीट की ऊंचाई को छूते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि कंस्ट्रक्शन भी किया जाए, निर्माण का काम भी किया जाए, क्योंकि सामरिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए समूचा अगर आप इलाका देखेंगे तो आप सोचिए, ये केवल मानव हौसले की मिसाल है कि यहाँ तक सड़कों को पहुंचाया गया है। दुनिया में इतनी ऊंची सड़कें नहीं मिलती हैं जितनी ऊंची सड़कें यहाँ पर दिखती हैं, लेकिन चीन को देखते हुए, चीन से खतरे को देखते हुए यहाँ पर निर्माण बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। एलएसी पर सेना के आने जाने के लिए 73 रणनीतिक सड़कें बनाई जा रही हैं। कुल मिलाकर इन सड़कों की दूरी 4653 किलोमीटर होगी। इनके अलावा दिसंबर 2022 तक 61 और सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा। वहीं लद्दाख के न्योमा, डिबियो और फुकचे में हवाई पट्टी बन रही है। अरुणाचल में पासीघाट, मेचुका और तुतिन समेत 5 हवाई पट्टियां तैयार हैं। इसके अलावा चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए 9 रेलवे लाइन और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए 5 रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाना है। चीन ने अपने इलाके में बहुत कुछ बनाया है, अब भारत की बारी है तो वो उसे रोकना चाहता है। They rely on smaller team activity. Smaller team माने could be a company, could be a company less, could be a battalion, smaller size forces, which could be maintained, for which they have developed infrastructure. उतना हम भी अब कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर दोबारा कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मुकाबले का नहीं है, लेकिन इट इज बिकमिंग एडिक्वेट, जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहां पर मुठभेड़ होगी, उस जगह बराबर की चोट मिल सकती है। उससे चाइना को परेशानी होती है। he is peeved about it, he is not happy about it. दिसंबर 2018 में पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन किया था। इसका मकसद भारत चीन सीमा तक सेना के जवानों को तेजी से पहुंचाना था। इस ब्रिज से असम और अरुणाचल के बीच का सफर 4 घंटे कम हो गया। आप सभी को देश के सबसे लंबे रोड रेल ब्रिज की बहुत बहुत बधाई। इसी तरह उत्तराखंड में भी भारत ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की सड़क बना डाली है। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पहले 21 दिन में पूरी होती थी, वो अब महज 1 दिन में पूरी हो जाएगी। इसी सड़क को लेकर नेपाल के साथ भारत का विवाद हुआ और इस उकसावे के पीछे भी चीन था। लेकिन सड़क बन जाने से यात्रियों के अलावा सेना के जवान भी चीन की सीमा तक तेजी से पहुंच सकेंगे, ये भी चीन समझता है। ईस्टर्न लद्दाख में आप देखिए सड़कें बन गई, काफ़ी सड़कें बन गई। दौलत बेग ओल्दी का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया, फुकचे का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया। हमने वहाँ कुछ दिन पहले एक टैंक रेजिमेंट भी भेज दिए, मैकेनाइज्ड कॉलम्स भी वहाँ पर हैं। और आप देखें इस तरफ से उत्तराखंड में भी हम नई सड़क बनी है, जिसकी बातचीत अभी हो ही रही है, जो कि काली नदी के बगल में बनी है। उससे नेपाल परेशान हो रहा है। उधर आप देखें अरुणाचल में भी काफ़ी हद तक सड़कें बन रही हैं। तो ये सड़कों से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चाइना को ये लगने लगा कि अब मैचिंग सिचुएशन आ रही है। उनकी आउटस्टैंडिंग सुपीरियरिटी थी। चीन चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, उसे समझ लेना चाहिए कि भारत ने उसकी नकेल कसने के लिए बुनियादी ढांचे का जो जाल बुनना शुरू किया है, वो पूरा होकर रहेगा। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली 8। चीन बार बार 1962 की याद दिलाता है, लेकिन चीन को हम याद दिलाना चाहते हैं कि 1962 के आगे दुनिया कितनी बदली है, भारत कितना बदला है। 1967 में जब भारत और चीन का संघर्ष हुआ तो जीत किसकी हुई, चीन एक बार ये भी देख ले। 80 के दशक में जब आंख से आंख मिलाकर भारत और चीन की सेनाएं खड़ी हुई तो चीन को पीछे हटना पड़ा कि नहीं, वो देख ले। डोकलाम में जब लंबा गतिरोध 70 दिनों से ऊपर का गतिरोध चला, तब चीन को पीछे हटना पड़ा या नहीं, वो देख ले। और फिर देखे 2020 को। पैंसठ की लड़ाई को समझना जरूरी है। वहाँ भारत को
चीन ने धोखा दिया था। अभी जो डोकलाम में इन्होंने चाइनीज इंट्रूजन किया है, वही चीज़ ये 1967 में अटेम्प्ट कर रहे थे नाथुला में और चोला में, जहाँ पे उनको मुंह की खानी पड़ी। भारत चीन का आमना सामना सिर्फ 1962 में ही नहीं हुआ था। ये और बात है कि 1962 के युद्ध में धोखे से भारत पर हमला करने वाले चीन की सुई उसी 1962 पर अटक गई है। चीन अपने सैनिकों की संख्या जिस तरीके से बढ़ा रहा है, उससे देखकर इतना तो साफ है कि चीन शांति नहीं चाहता है, लेकिन वो एक ऐसी परिस्थिति तक लाना चाहता है जहां पर भारत डरकर ये कहे कि ठीक है, हम पीछे हट जाते हैं। ऐसे में 62 की याद तो चीन बार बार दिलाता है, लेकिन उसके आगे का जिक्र नहीं करता। उसके आगे का जिक्र होते ही 67 की वो लड़ाई भी आ जाएगी जब भारत के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। आज तक वो उसी जीत का दम भरता रहा है, लेकिन 1962 के महज 5 साल बाद जो हुआ उसे चीन आज याद कर ले। शायद इसे याद करने के बाद लद्दाख से वो बैरंग लौट जाएगा। क्या हमने उसका जवाब दिया और 2 दिन ये फायरिंग होती रही, पहली तारीख और दूसरी तारीख अक्टूबर को, लेकिन हमने चाइनीज को वहां से धकेल दिया पीछे और तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे जाकर के उन्होंने अपनी पोजीशन ली और आज तक वहीं पे हैं वो। अगर 62 के युद्ध में भारत को अपमान झेलना पड़ा तो देश के बहादुर जवानों ने 5 साल बाद चीन को परास्त कर इतिहास बदल दिया। 1967 में सिक्किम के मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ 2 भयंकर लड़ाइयां लड़ी। तब महज 4 दिन में चीन के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया गया था। यही नहीं, चीन को उसकी सीमा में 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया गया। उस वक्त भी चीन अपने गुरूर में सिक्किम में घुसाया था और आज की तरह ही बंकर खोदने शुरू कर दिए थे। भारत के पास 2 सबसे ऊंची चोटियां थी, दोनों के बीच करीब से पेट्रोलिंग होती थी। झगड़े को टालने के लिए भारत ने तार लगाना शुरू किया तो चीन ने ऐतराज जताया। देखते ही देखते बहस हुई और फिर धोखे से चीन ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारतीय तोपों ने गरजना शुरू किया तो चीनी खेमे में खलबली मच गई। 3 दिन तक चली लड़ाई के बाद जीत भारत की हुई। 1986 में 12 आसाम रेजिमेंट थी उधर। उन्होंने देखा कि ये तो जो चीनी हैं ये आकर के बैठ गए और तंबू लगा लिए, अपना इलाका पूरा धीरे धीरे करके कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको कहा कि भाई आप वापस जाइएगा। बोले हम वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने तकरीबन 86 के आसपास की बात है, अबाउट 7.5 किलोमीटर फटाफट म्यूल ट्रैक बनाया। उस पोस्ट को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तंबू लगाने की हेलीकॉप्टर्स उन्होंने इस्तेमाल किए, लिफ्ट किया अपने सारा लॉजिस्टिक्स और अपना वो पोस्ट बना लिया। कई बार हम लोगों ने कोशिश भी की उनको बताने की कि ठीक नहीं है, इलाका हमारा है। चीन को मुंह की खानी पड़ी। तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी थी। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सिक्किम का विलय भारत में हुआ। चीन और नेपाल दोनों इस विलय का विरोध कर रहे थे। चीन ना तब सुधरा था, ना आज सुधरा है। 1967 के बाद उसे दूसरा झटका 1987 में लगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सेना पहुंची तो वहां चीन के सैनिकों की मौजूदगी देखी। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।